सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठ में। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विसर्ग संधि के 4 नियम पढ़े थे। आज हम 2 नियम और पढ़ेंगे, जिसमें से 5वां नियम यानी आगे का नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले दीर्घ आ आए और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप होता है और उनके बीच में संधि नहीं होती। इसके बाद हम एक और नियम पढ़ेंगे जो हमारा 6ठा नियम होगा। तो नमः अथवा पुरः के विसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आता है तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर सा होता है। इससे पहले हमने जो पहला नियम पढ़ा था उस समय थोड़ा सा अपवाद है। पहले नियम को एक बार आप देख लेंगे और इस 6ठे नियम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अपवाद है। पहले नियम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके बाद 6ठे नियम को और पहले नियम की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अपवाद है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से हम विसर्ग संधि के इन दोनों नियमों का विश्लेषण करते हैं और इन दोनों नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। विसर्ग संधि 5वां नियम कहता है यदि विसर्गात् पूर्वम आ भवति तथा च विसर्गात् परम अन्यत् स्वरः अथवा व्यंजन वर्णः भवति तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। तात्पर्य यह कि यदि विसर्ग से पहले दीर्घ आ आए और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए अथवा कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग लुप्त हो जाता है और अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणार्थ कहता है गुणाः गुणज्ञेषु। गुणाः यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के पहले बड़ा आ की मात्रा है और फिर गुणज्ञ यहाँ व्यंजन आया, अतः दोनों में जब संधि करेंगे तो गुणा गुणज्ञेषु ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार से देवाः नम्याः, तो देवाः में विसर्ग है और नम्याः का व्यंजन है, अतः देवा नम्याः। पुनः देवाः यान्ति, तो देवा यान्तु अथवा देवा यान्ति। बालाः क्रीडन्ति, बाला क्रीडन्ति। इसी प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण इसमें लिखे हुए हैं जिनको देख करके हम अपने नियम का परीक्षण कर सकते हैं और नियम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस नियम में अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको नियम समझ में आ गया है
तो आगे की कुछ स्क्रीन देखते हैं और उनमें से जो संधि युक्त शब्द हैं उनका विच्छेद करना है और जो विच्छेद युक्त शब्द हैं उनका संधि करके और फिर कमेंट बॉक्स में यदि डालेंगे तो मुझे लगता है कि मैं भी समझ सकूंगा कि आपको विसर्ग संधि समझ में आई है। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई समस्या है तो आप अगले उसमें कमेंट डाल करके और पूछ सकते हैं कि यह समस्या है। अभी अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है। उससे पहले अगली स्लाइड को देखते हैं और उसको ठीक तरीके से समझेंगे। तो नरा हसंती विच्छेद करेंगे। देख रहे हैं दोनों में संयोग नहीं है, अतः नरा हसंती को नराह हसंती में बदलेंगे। देवा इह, देवाह इह। पुनः बालाह धावन्ति, बाला धावन्ति। इसी प्रकार से छात्रा गच्छन्ति, सर्वा खेलन्ति इत्यादि। पुनः अगला नियम, यदि नमः के साथ में अथवा पुरः के साथ में क्रि धातु से बना हुआ कोई शब्द आता है तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सा होता है। ध्यान रखेंगे, विसर्ग जो है तो वह पूर्ण व्यंजन बनाता है, अतः जो सा बनेगा वह आधा बनेगा। उदाहरणार्थ नमः और कार नमस्कार, पुरः और कृत पुरस्कृत। इसी प्रकार से पुरः और कार पुरस्कार, तिरः कार तिरस्कार। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस नियम को हम देखेंगे। पहले के नियम से एक नियम हमने पढ़ा था, यदि विसर्ग के पहले, क्षम्यताम, यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण हो तो विसर्ग का श अथवा सा होता है, और यदि तो उसमें का के साथ में श हुआ करता था, यानी षटकोण वाला सा होता था, जैसे परिष्कृत इत्यादि, परिष्कार इत्यादि। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नमः और पुरः की बात है और साथ में क्रि धातु है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का सा बनता है, शा नहीं बनता। नमः और करोमि, नमस्करोमि। अब कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं दूसरी स्लाइड में और उनको भी समझेंगे। नमः और कार नमस्कारः। इसी प्रकार से नमः कृतवान नमस्कृतवान, पुरः कार पुरस्कार इत्यादि। अब यदि कहीं पर किसी विषय में कोई समस्या है, कोई संदेह है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले नियम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।